जब भी आपने किसी को बोला होगा कि आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है, या आपने बोला भी ना हो किसी को, आपने ऐसे ही सुना होगा कि लोगों से जब भी बात आती है कि यूपीएससी में पूछा क्या जाता है, वो यही कहेंगे अंडर द सन भी आता हो वो सब आप पढ़ डालिए। तो क्या एक्चुअली ऐसा है? अगर आप इसी अप्रोच के साथ चलोगे कि अंडर द सन जो भी सारी चीज़ें आ रही हैं आप उन सब चीज़ों को एक एक करके पढ़ते हुए चलोगे, तो यकीन मानो 1 अटैम्प्ट, 2 अटैम्प्ट, 3 अटैम्प्ट, सारे जितने भी आप अटैम्प्ट दोगे कभी भी आपका क्लियर नहीं होने वाला एग्ज़ाम। प्री नहीं क्लियर होगा, प्री अगर क्लियर हो भी गया किसी तरीके से तो आपका मेंस क्लियर नहीं होगा और आप इसी विशियस साइकिल में फंसे रह जाओगे, इसी कुचक्र में फंसे रह जाओगे और अंततः आप भी अपना मोटिवेशन इतना डाउन कर लोगे, अपने आप को इतना डाउनग्रेड कर लोगे कि इस प्रिपरेशन को छोड़ के निकल जाओ। सबसे पहले डिटेल में बात करते हैं चारों पेपर्स के सिलेबस की, फिर उसके बाद एक एक करके देखेंगे कि किस तरीके से आपको इनके नोट्स पे बनाने चाहिए। सबसे पहले पेपर की बात करें तो पहला जो पेपर है ये मुख्यतः 4 कह सकते हैं विषयों को कवर करता है, जिसमें पहला है कला और संस्कृति, दूसरा है इतिहास, तीसरा है भारतीय समाज, फिर उसके बाद आता है भूगोल। कला और संस्कृति के अंदर आपको भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक समय तक के लिए कला के रूपों को, साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू जो होंगे इनको पढ़ना है। इतिहास के अंदर 18वीं शताब्दी के मध्य से लेकर वर्तमान तक का आधुनिक भारतीय इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्ति और मुद्दे ये पढ़ने हैं। स्वतंत्रता संग्राम जो है इसके विभिन्न चरण कौन कौन से रहे, देश के विभिन्न भागों से इसमें अपना योगदान देने वाले जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और उनका क्या योगदान रहा ये आपको पढ़ना है। स्वतंत्रता के पश्चात देश के भीतर जो एकीकरण और पुनर्गठन हुआ वो किस तरीके से हुआ, किसकी क्या भूमिका रही, वो सारा आपको पढ़ना है। विश्व के इतिहास में, वर्ल्ड हिस्ट्री है इसमें, जो विश्व के इतिहास में 18वीं सदी और उसके बाद की घटनाएं हैं, जैसे जिसके अंदर औद्योगिक क्रांति है, विश्व युद्ध है, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनर्निर्धारण है, उपनिवेशवाद की समाप्ति, राजनीतिक दर्शन, उसके अंदर अलग अलग दर्शनों के बारे में आपको पढ़ना है, जिसमें साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद और उनके रूप और उनका समाज पे किस तरीके से प्रभाव पड़ा वो आपको देखना है और इन सब में भारत को आपको केंद्र में। फिर इसके बाद आता है भारतीय समाज। भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, भारत की विविधता, महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन, जनसंख्या और उससे संबंधित मुद्दे, गरीबी और विकास के मुद्दे देखने हैं, शहरीकरण, उनकी समस्याएं क्या हैं, जैसे शहरीकरण हमने किया तो क्या क्या हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और जब चुनौतियां हैं तो फिर उसका उपचार भी चाहिए तो उसके साथ ही उपचार भी देखना है। फिर इसके अंदर ही तीसरा जो टॉपिक है वो है भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव, सामाजिक सशक्तिकरण, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता, ये भी अलग अलग आपके पहलू हैं जो आपको भारतीय समाज में पढ़ने हैं। अगले सब्जेक्ट पे आते हैं, अब अगले विषय को देखते हैं जो कि है भूगोल। विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं आपको देखनी है। विश्व भर जिसमें दक्षिण एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप सहित में कौन कौन से प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण है वो आपको देखना है। विश्व के विभिन्न हिस्सों जिसमें भारत भी है में प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र के उद्योगों की स्थापना के लिए जो भी जिम्मेदार कारक, क्या क्या चीज़ों की वजह से ये उद्योग लग पाते हैं, कहाँ कौन सा लगता है, कहीं अगर प्रथम श्रेणी के उद्योग लग रहे हैं, प्राथमिक क्रियाकलाप हो रहे हैं, प्राथमिक औद्योगिक क्रियाकलाप हो रहे हैं, तो वहाँ पे क्या ऐसी वजह थी, क्या कारण थे जहाँ ऐसा हो पा रहा है, कहीं तृतीय क्षेत्र अगर ज़्यादा फल फूल रहा है तो वो क्यों हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें देखनी है। फिर इसके बाद हम इसी में आपदा प्रबंधन भी देख सकते हैं, जिसके अंदर भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखीय गतिविधि, चक्रवात आदि इस तरीके के महत्वपूर्ण आपकी भौतिक जो घटनाएं होती हैं उनके बारे में आपको देखना है। महत्वपूर्ण जो भौगोलिक विशेषताएं हैं उनके स्थान क्या हैं, ये सारी चीज़ें देखनी है। स्थानों पे कौन कौन सी वनस्पतियां होंगी, जीवों में कैसे परिवर्तन होते हैं इसके इन स्थानों के हिसाब से, इन परिवर्तनों के प्रभाव क्या क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। तो ये सारे टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं पेपर 1 में। इसके बाद चलते हैं अपने सामान्य अध्ययन के पेपर 2 पे, जिसके अंदर हमें शासन व्यवस्था, संविधान, राज्य व्यवस्था, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़। राज्य व्यवस्था और संविधान के अंदर भारतीय संविधान, इसका ऐतिहासिक आधार, विकास कैसे हुआ, विशेषताएं क्या क्या हैं, संशोधन, उनके महत्वपूर्ण जो प्रावधान हैं, मूल संरचना है, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। संघ और राज्यों के कार्य और उनके उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित जो भी मुद्दे और चुनौतियां हैं वो देखने हैं। स्थानीय स्तर तक शक्तियों और वित्त का जो हस्तांतरण हुआ है और इस हस्तांतरण में जो भी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है वो देखना है। विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों का पृथक्करण कैसे होता है और फिर उन पृथक्करण के बाद क्या होगा कि आपस में झगड़े होने शुरू हो जाएंगे, विवाद शुरू हो जाएंगे, तो उन विवादों का निवारण तंत्र और
उन निवारणों के लिए किन प्रकार के संस्थानों की व्यवस्था की गई है वो देखना है। अन्य देशों के साथ भारतीय संविधान की योजना की तुलना करनी है कि भारतीय संविधान में ये विशेषताएं हैं, अन्य देशों के संविधान में ये विशेषताएं हैं या नहीं है। इस प्रकार से आपको तुलनात्मक अध्ययन करना है। संघ और राज्य विधानमंडल, जिसकी आपको संरचना, कामकाज, कार्य संचालन, शक्तियां और विशेषाधिकार जो भी उन्हें मिले हुए हों और उससे उत्पन्न होने वाले अलग अलग मुद्दे, जो भी चुनौतियां हो, मुद्दे हों, वो देखने हैं। कार्यपालिका, न्यायपालिका की संरचना क्या है, संगठन और कार्यप्रणाली, सरकार के जो मंत्रालय और विभाग होते हैं, साथ में ही जो दबाव समूह हैं, चाहे वो औपचारिक हो या अनौपचारिक हो, ये शासन प्रणाली में किस प्रकार से भूमिका अदा करते हैं ये देख। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम जो है उसकी क्या क्या मुख्य विशेषताएं हैं वो आपको डिटेल में देखना होगा। विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्तियां कैसे होती हैं, क्या उसके लिए अर्हताएं हैं, विभिन्न संवैधानिक निकायों की जो शक्तियां हैं, कार्य हैं, उत्तरदायित्व हैं, उनको पढ़ना है। सांविधिक, विनियामक और विभिन्न जो अर्धन्यायिक निकाय हैं उनके बारे में देखें। इसके बाद आते हैं अपने शासन पे। तो शासन के अंदर आपको विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए जो भी सरकारी नीतियां हैं और उनके जो भी हस्तक्षेप रहते हैं, चाहे उनके अभिकल्पन की बात हो, कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले कोई भी मुद्दे हों, उनको देखना होगा। विकास प्रक्रियाएं और विकास उद्योग, कैसे गैर सरकारी संगठन इसमें भूमिका निभाते हैं, स्वयं सहायक समूह जो होते हैं उनकी क्या भूमिका रहती है, विभिन्न समूह और संघ जो हैं, चाहे उसमें दाता हों, लोकोपकारी हों, इस प्रकार की संस्थाएं हों या कोई भी संस्थागत और अन्य तरीके के हितधारक हों, तो उनकी क्या भूमिका रहती है इस शासन व्यवस्था में वो देखें। शासन व्यवस्था में ही आपको पारदर्शिता, जवाबदेहिता, इस तरीके के जो पहलू हैं उनको देखना है, जिसके अंदर आप ई गवर्नेंस के अनुप्रयोगों को देखेंगे। मॉडल, किस तरीके से ये सफलता मिली है इसको, इसकी सीमाएं क्या हैं और आगे की संभावनाएं क्या क्या है। नागरिक चार्टर को देखना है। पारदर्शिता और जवाबदेहिता के बारे में इसमें पढ़ना है डिटेल में, और हम संस्थागत और अन्य उपाय जो भी हो सकते हैं उसके बारे में भी देखेंगे। इसके बाद आते हैं लोकतंत्र में किस तरीके से सिविल सेवाओं की भूमिका है, वो जिस सर्विस की आप तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में ही आपको पढ़ना है ना। अगला है सामाजिक न्याय। अब सामाजिक न्याय के अंदर केंद्र और राज्यों द्वारा जो भी कमजोर वर्गों के लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, इन योजनाओं का किस प्रकार से प्रदर्शन है, इन कमजोर वर्गों के संरक्षण और बेहतरी के लिए जो भी गठित तंत्र हो, चाहे कानून हो, संस्थान हो, निकाय हो, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है, इनके नोट्स बना लेने हैं। ऐसे ही स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन से संबंधित जो भी सामाजिक क्षेत्र हों, सेवाओं के विकास के लिए जो काम किए जा रहे हों, प्रबंधन से संबंधित जो भी मुद्दे हैं वो इसी में पढ़ लेने हैं हमें। गरीबी और भूख से संबंधित भी जो मुद्दे हैं वो भी आपके सामाजिक न्याय के अंदर ही कवर करने। अंतर्राष्ट्रीय संबंध पे आते हैं। इसमें आपको भारत के जो पड़ोसी देश हैं, चाहे नेपाल हो, चाइना हो, ये सारे जो भी देश हैं हमारे पड़ोस में, उनके साथ कैसे संबंध है वो देखना है। अब ये अलग अलग मुद्दों पे होता है, अगर आप कहेंगे तो इनका कैसे कैसे आपको डिटेल में पढ़ना है वो भी मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, बट अगर आपको रिक्वायरमेंट लगेगी तो ठीक है। वैसे तो आप अगर PYQs को देखोगे, उसमें मेंस देखोगे, मेंस प्री दोनों उठा लो। मेंस का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए। मेंस के आप PYQs देखो इन्हीं टॉपिक्स पे, और अगर आपको समस्या लगती है ना तो ChatGPT को बोलो, उसमें टाइप करना, वीडियो भी है, पड़ी हुई है, मैं आपका यहाँ पे डाल देता हूँ एंड स्क्रीन में, उसको भी देख सकते हो आप। जैसे उसको बोलोगे कि आपका सिलेबस वो टाइप कर दे और उससे रिलेटेड उस टॉपिक पे जो भी PYQs हैं मेंस के वो आपको दे दे, तो वो आपको ढूंढ के दे देगा, आपका काम आधा हो गया। अब आपको करना क्या, उन क्वेश्चंस को एक एक करके पढ़ लेना है, ठीक है। तो आपको काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी उस टॉपिक से कि क्या डिमांड है टॉपिक की, किन किन डायमेंशंस में, किन किन क्षेत्रों में UPSC इस पे क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए वापस आते हैं इस पे। तो इसी के अंदर आपको द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक जो समूह हैं, समझौते हैं, जिसमें भारत शामिल हो, ठीक है, जाहिर सी बात है, जिसमें भारत नहीं है उससे तो हमें लेना देना ही क्या है, तो जिसमें भी भारत शामिल है वो सारा हमें पढ़ना है। या जो भी ऐसे समूह है जो भारत के हितों को प्रभावित करते हों उसको भी पढ़ना है, ठीक है। विकसित और विकासशील देशों की जो नीतियां हैं, राजनीतिक संबंध हो सकते हैं उसमें, उसका भारत के हितों पर क्या प्रभाव पड़ता है, प्रवासी भारतीयों पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो सारी चीज़ें हमें इसमें देखनी है। महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के बारे में पढ़ना है, जो भी एजेंसियां हैं, मंच है, उनकी संरचना क्या है, शक्ति क्या है, भारत की उसके प्रति स्थिति क्या है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें इसमें पढ़नी होंगी। अगला जो हमारा GS 3 का पेपर है, इसके अंदर भी कवर करेंगे अपनी भारतीय अर्थव्यवस्था को, विज्ञान और प्रौद्योगिकी को, पर्यावरण, आपदा प्रबंधन का भी इसी में ही टॉपिक है, और आंतरिक सुरक्षा भी हम इसमें देखेंगे। तो इसमें आपका भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर सबसे पहले है
भारतीय अर्थव्यवस्था में जो भी योजनाएं हैं, संसाधनों को जुटाने की हो, चाहे प्रगति की हो, विकास और रोजगार से संबंधित कोई भी मुद्दे हो, ये पढ़ने हैं। समावेशी विकास और इससे उत्पन्न होने वाले जो मुद्दे हैं उनके बारे में देखना है। सरकारी बजट जो है, जो हर साल बजट आता है, उसके बारे में आपको देखना है। मुख्य जो भी फसलें हैं, देश के कौन कौन से हिस्से में कौन सी फसलें उगती हैं, क्या स्वरूप है उनका, विभिन्न प्रकार की जो सिंचाई और सिंचाई प्रणाली है, कृषि उपज का भंडारण कैसे करें, परिवहन कैसे करें, विपणन से जो संबंधित मुद्दे हैं और उससे संबंधित जो बाधाएं हैं वो भी देख। किसानों की सहायता के लिए किस तरीके से ई प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जा रहा है और भविष्य के लिए कैसे और ज़्यादा इन चीज़ों को उन्नत किया जाए वो देख। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि सहायता हम किस प्रकार से दे सकते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित जो भी मुद्दे हों, सार्वजनिक वितरण प्रणाली हो, उसके उद्देश्य क्या है, कार्य प्रणाली क्या है, सीमाएं क्या हैं, सुधार, बफर स्टॉक आपका, और साथ में ही खाद्य सुरक्षा से संबंधित जो भी मुद्दे, प्रौद्योगिकी मिशन भी होगा, पशुपालन भी होगा और इसका अर्थशास्त्र पर क्या प्रभाव पड़ रहा है वो भी देख। भारत में खाद्य प्रसंस्करण और इससे संबंधित जो उद्योग हैं उसके बारे में पढ़ेंगे आप। उसके बारे में क्या क्या देखना है, कार्य क्षेत्र और उनका महत्व, कौन कौन से स्थानों पर हैं, ऊपरी और नीचे की जरूरतें क्या हैं, आपूर्ति श्रृंखला का प्रबंधन कैसे किया जा सकता। भारत में भूमि सुधार हुए तो वो भूमि सुधारों के बारे में आपको पढ़ना होगा। अर्थव्यवस्था पर उदारीकरण का क्या प्रभाव पड़ा जो 90 के दशक में हुआ है, औद्योगिक नीति में परिवर्तन कैसे आया और औद्योगिक विकास पर इस उदारीकरण का क्या प्रभाव। जो बुनियादी ढांचा है जिसमें ऊर्जा, बंदरगाह, सड़कें, विमानपत्तन, रेलवे, ये सारी चीजें आती हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। और निवेश के अलग अलग जो मॉडल हैं वो आपको। दूसरा जो इसमें विषय है वो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जिसमें आपका पहला ही बिंदु है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास और उसके अनुप्रयोग तथा जो भी रोजमर्रा की जिंदगी में इसका प्रभाव पड़ता है वो। तो जो भी अभी हाल फिलहाल में मुद्दे चल रहे हों उस पर आपको देखना है, करंट से कवर करना है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में ही भारतीयों की उपलब्धियां हो, जो भी प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण कैसे हो, क्या क्या स्वदेशीकरण के लिए चीजें की जा रही हैं और नई तकनीक विकसित करना, ये आपको देखना होगा। सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी और बौद्धिक संपदा के अधिकार जो भी हैं, इससे संबंधित मुद्दे आपको देखने होंगे और उसके लिए आपको जागरूक रहना होगा। पर्यावरण है, पर्यावरण के अंदर आपको उसका संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और शरण, पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन, ये सारी चीजें करनी है। आपदा प्रबंधन के अंदर आपको अलग अलग आपदाएं, जो भी सारी आपदाएं हैं उनको पढ़ना है और उनके प्रबंधन के बारे में आपको देखना है, जिसको आप नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट की वेबसाइट पे चले जाओ, आराम से एक एक आपदा को डालो, उस पर पढ़ो, डाटा वगैरह सारी चीज़ें कैसे क्या कदम उठाती है सरकार, क्या चीज़ें करती है, वो सारा आपका आ जाएगा, वहाँ से आप पढ़ के नोट्स बना। आंतरिक सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा के अंदर विकास और उग्रवाद के प्रसार के बीच का संबंध आपको देखना होगा। आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियां उत्पन्न करने वाले जो भी बाहरी तत्व हैं और शासन विरोधी तत्व जो भी होते हैं उनकी क्या भूमिका रहती है वो आप देखेंगे। संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा के लिए कौन सी चुनौतियां अब उत्पन्न हो रही हैं। आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में जो भी मीडिया है और सोशल नेटवर्किंग साइटें हैं, इनकी क्या भूमिका रहती है। साइबर सुरक्षा की मूलभूत बातें कौन सी हैं, मनी लॉन्ड्रिंग और इसकी रोकथाम के लिए क्या किया जा सकता है, ये आपको दे। सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा के लिए जो भी चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों का प्रबंधन कैसे, जिसके अंदर आतंकवाद के साथ साथ जो संगठित अपराधों का संबंध, वो आपको पढ़ना है, उसको देखना है। विभिन्न जो सुरक्षा बल हैं और संस्थाएं हैं उनकी शक्तियां क्या क्या हैं वो आप पढ़ेंगे। इसके बाद चलते हैं अपने GS 4 पे, जो कि अपना नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि है। इसमें आपको नीति शास्त्र और मानवीय सहसंबंध पहले देखना होगा। इसमें मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार तत्व, इसके निर्धारक और परिणाम, नीति शास्त्र के क्या क्या आयाम हो सकते हैं, निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र किस तरीके से कार्य करता है, मानवीय मूल्यों के बारे में पढ़ना है जिसमें महान नेताओं, सुधारकों और प्रशासकों के जीवन और उपदेशों से शिक्षा लेनी है। मूल्यों को विकसित करने में परिवार की जो भी भूमिका रहती है, समाज की भूमिका रहती है और शिक्षा संस्थानों की जो भी भूमिका रहती है उसके बारे में हमें पढ़ना होगा। अभिवृत्ति के अंदर सामग्री, संरचना, वृत्ति, विचार एवं आचरण के साथ इसका प्रभाव और संबंध देखना है। नैतिक और राजनीतिक अभिरुचि, सामाजिक प्रभाव और उसका धारणा। सिविल सेवा के लिए जो भी अभिरुचि और बुनियादी मूल्य हैं, जैसे कि सत्यनिष्ठा है, भेदभाव रहित है, गैर तरफदारी, निष्पक्षता, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव, कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता और संवेदना,
ये सारे मूल्यों के बारे में आपको एक एक करके पढ़ना है। भावनात्मक समझ आपकी होनी चाहिए, जिसमें अवधारणाएं तथा प्रशासन एवं शासन व्यवस्था में उनकी उपयोगिता और अनुप्रयोग क्या क्या है ये आप देखिए। भारत और विश्व के नैतिक विचारकों और दार्शनिकों का योगदान आपको देखना होगा। लोक प्रशासन में सार्वजनिक सिविल सेवा मूल्य और नीतिशास्त्र किस तरीके से कार्य करते हैं, जिसमें स्थिति और समस्याएं, सरकारी और निजी संस्थाओं में नैतिक चिंताएं और दुविधाएं जो भी होती हैं, जिसमें आपके केस स्टडीज आ जाएंगी। नैतिक मार्गदर्शन के स्रोतों के रूप में विधि, नियम, विनियम और अंतरात्मा। जवाबदेही और नैतिक शासन, शासन व्यवस्था में नीतिपरक तथा नैतिक मूल्यों को मजबूत कर। इसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और निधि व्यवस्था में भी नैतिक मुद्दे होते हैं, उन नैतिक मुद्दों को आप देखेंगे। कॉर्पोरेट शासन व्यवस्था जो है उसमें कैसे नैतिक मुद्दे आते हैं वो आपको पढ़ने हैं। शासन में ईमानदारी, इसके अंदर लोक सेवा की अवधारणा, शासन व्यवस्था और ईमानदारी का दार्शनिक आधार क्या है, सरकार में सूचना साझा करना और पारदर्शिता किस प्रकार से होनी चाहिए और उसका महत्व, सूचना का अधिकार, नीतिपरक आचार संहिता, आचरण संहिता, नागरिक घोषणा पत्र, कार्य संस्कृति, सेवा प्रदायगी की गुणवत्ता, सार्वजनिक धन का उपयोग और भ्रष्टाचार की जो चुनौती है उससे किस प्रकार निपटा जाए और कैसे ये तह तक जमी हुई है पूरी व्यवस्था के, वो आपको देख। इन विषयों पर जो सारी चीजें अब आपने देखी हैं सामान्य अध्ययन के पेपर 4 में, इन्हीं विषयों का आपका मामला संबंधी अध्ययन भी करना है, यानी कि केस स्टडीज करनी है। अलग अलग आपके जो केसेस आएंगे एग्जाम में, उसको किस तरीके से आप उस सिचुएशन को हैंडल करते हैं वो भी परखा जा। तो ये अपना सिलेबस अच्छे से कहीं भी लगा लो, प्रिंट कर लो, ठीक है, डाउनलोड कर लो इसको, नहीं तो बार बार आप लूप पे लगा के सुन सकते हो। तो इससे क्या होगा, आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, आपको थोड़ा रट जाएगा सिलेबस, और जब भी आप कोई चीज़ पढ़ोगे ना उसको रिलेट कर पाओगे कि कौन से पेपर से है, कौन सा टॉपिक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है इस एग्जाम में वो है PYQs और सिलेबस। PYQs को उठाओ, सिलेबस के साथ मैच करो, देखो किस डायमेंशन में क्या पूछा हुआ है, उसको बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लो। हर एक टॉपिक पे एक एक दो पेजेस के नोट्स बना के तैयार कर लो। पहले बहुत बुरे नोट्स बनेंगे, धीरे धीरे करके अच्छे होंगे, आप आंसर राइटिंग में उसको इंक्लूड कर पाओगे तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प। और जिस भी टॉपिक पे सहायता चाहिए हो, कुछ भी पूछना चाहते हैं, कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत सारा ध्यान रखिए और खूब मन लगा के पढ़ते रहिए।